और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं। सिंहदेव जी नमस्कार, धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए। जी नमस्कार जी। पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में 13,000 से ज़्यादा केस और 212 से ज़्यादा मौतें, यानी कि आंकड़ा आपका बढ़ रहा है आपके तमाम इन दावों के बावजूद कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं अच्छी तरह से। स्थिति संतोषजनक है। आपको नहीं लगता कि अब स्थिति बिगड़ रही है सर? अंसारी जी, वास्तविकता ये है कि आंकड़े घटे हैं। संजोग से आपसे चर्चा हो रही है जी, तो बहुत ज्यादा स्थिति नहीं, लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ की स्थिति दिखा रही है। ये कल की रिपोर्ट है जो आपने कहा, तो आंकड़े थोड़े से डिप हुए हैं और प्रतिशत आंकड़ों का अगर आप देखेंगे तो 22.57 पे आया है। ये जो ग्राफ है ये परसेंटेज का है, ये जो ग्राफ है ये रियल नंबर्स का है। तो ये बाय चांस आपसे बात करते करते ये कागज मेरे पास था, ये मैंने आपको बताया। बहुत कुछ अभी करना बाकी है। 28 हमारे जिले हैं। इन 28 जिलों में 5 केवल जिले ऐसे हैं जो 15% से कम की पॉजिटिविटी के हैं। 17 जिले ऐसे हैं जो 15 और 30 के बीच में हैं। ये 22 जिले हो गए और 6 जिले ऐसे हैं जो 30% से ऊपर की पॉजिटिविटी के हैं। तो अभी चिंता की बात, हमारे लिए बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। 2 संभाग 10 जिले जो हमारे हैं उनमें गिरावट आई है। जहां पहले केसेस ज्यादा आए थे, रायपुर और दुर्ग संभाग 5-5 जिले हैं, ये 10 जिले हो गए। और बस्तर संभाग के 7 जिले, 17 जिले, ये 17 जिले हैं जिसमें स्थिति थोड़ी संतोषजनक है। बिलासपुर संभाग के 6 जिले और सरगुजा संभाग के 5 जिले, ये हमारे लिए अभी चिंता का सबब बने हुए हैं। इनमें पॉजिटिविटी हाई है, अभी पॉजिटिविटी भी हाई आ रहे हैं, केसेस भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात बनी हुई है। अच्छी बात यह है सिंहदेव जी कि आप बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि चिंता की बात बनी हुई है। जी, रायपुर आपका प्रभावित है, बिलासपुर प्रभावित है, दुर्ग, लेकिन अगर यहाँ पर स्थिति सुधर रही है, बिलासपुर में आपने कहा कि आपकी कोशिशें हैं, वहाँ पर अभी चिंता आपकी बनी हुई है। लेकिन एक और चिंता है सर, वो ये कि तीसरी वेव, तीसरी लहर आने वाली है। इस बात की चेतावनी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स दे रहे हैं। तो अभी हम दूसरे से ही नहीं निपट पा रहे हैं, तीसरे से निपटने की क्या तैयारी है आपकी? जब पहला दौर आया था उसी समय अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस बात की चर्चा कर ली थी और हम सब दूसरे दौर और तीसरे दौर का मान के चल रहे थे कि आएगा। एक तरह से इंतजार कह सकते हैं कि इंतजार था। हम उतनी तैयारी नहीं कर पाए थे या अनुमान नहीं लगा पाए थे कि दूसरा दौर इतना बड़ा आएगा। 4 गुना से ज्यादा केसेस आ जाएंगे और मृत्यु भी कई गुना ज्यादा हो जाएगी। ये हम लोग अनुमान नहीं लगा पाए थे। तो कम से कम दूसरे दौर ने हमको ये बता दिया है कि पहले और दूसरे दौर में और जो हम तैयारी कर सकते थे अगर हम नहीं कर पाए, तो अब हमको चूकना नहीं चाहिए। दूसरे और तीसरे दौर के बीच में समय लगता है, 2-4-6 महीने कम से कम लग जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। फिर भी प्रयास ये रहेगा कि जो सबसे ज्यादा कमी आई थी 2 चीजों की, एक आईसीयू के बिस्तरों की और दूसरे ऑक्सीजन के प्रबंधन की। ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कमी नहीं थी, प्रबंधन करना पड़ा था। तो ये दोनों चीजों पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आईसीयू बिस्तरे हम बढ़ा लें, जिसमें प्रयास हमारे चल रहे हैं। निजी संस्थाएं भी हैं, दानदाता संस्थाएं भी हैं, टाटा सन से भी बात हो रही है, रोटरी क्लब वालों से भी बात हो रही है। अन्य कई साथी हैं जो सामने आके मदद करना चाह रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय डायस्पोरा जो भारतीय नागरिकों का है, उनने भी हाथ बढ़ाया है, उनसे भी हम लोग चर्चा में हैं। किसी से तकनीकी सहयोग ले रहे हैं, किसी से वस्तुओं का सहयोग ले रहे हैं। तो ये सब के बीच में हमको कम से कम 1000 बिस्तर आईसीयू के और तैयार कर लेने चाहिए तीसरा दौर आने के। अभी बिस्तर खाली दिखेंगे, अगर आप जानकारी लीजिएगा तो वो पैक की स्थिति नहीं है जो हफ्ते भर पहले थी। इसमें कमी आई है, दबाव कम हुआ है अस्पतालों का। लेकिन जो आपने कहा तीसरा दौर अगर इसी के बराबर रहा या इससे ज्यादा, खुदा न खास्ता कहीं इससे ज्यादा मत हो जाए, तो हमारे पास कम से कम 1000 आईसीयू के बिस्तर और होने चाहिए। 1000 बिस्तर और होने चाहिए, वो आप कैसे बनाएंगे उस पर तो हम बात करेंगे। एक विचार ये भी आ रहा है सर सिंहदेव जी, वो विचार ये है कि ग्रामीण इलाकों में ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब कोरोना ग्रामीण इलाकों की तरफ गया है। वो बड़ी चुनौती है आपके लिए। तो वहाँ जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो बंद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, क्यों ना उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाए, आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए जाएँ, वहाँ ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर दिया जाए। और ये तैयारी सर अभी से क्यों नहीं?
इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में हम क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं बाहर से आने वालों के लिए। ब्लॉक लेवल पे हम आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं। आप ये समझ सकेंगे कि जब हमको बड़े शहरों में ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रबंधन करने में दिक्कत जा रही है, तो इतना अगर डिसेंट्रलाइज कर देंगे कि गांव-गांव में ऑक्सीजन के बिस्तर हो जाएं, तो उनको संभालेगा कौन? ये मानव संसाधन हमारे पास नहीं है। तो छोटी इकाई हम संभागों के मेडिकल कॉलेज से, जिला प्रबंधन, जिला से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि कम से कम 20 बिस्तर कम से कम ऑक्सीजन युक्त, और अगर कुछ आईसीयू बिस्तर वहां रख सकें 3-4 भी, तो ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हो जाएं। ये करीब 170 हैं, करीब 800 से कुछ कम 790, 92, 96 के आसपास हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। अगली कड़ी में वहां तक हमको ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों के लिए सोचना पड़ेगा। इसके लिए लॉजिस्टिक्स जो चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इत्यादि की जो व्यवस्था चाहिए, वो हमको करना पड़ेगा और उसको भर के करना। तो काम हो रहा है। लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर्स भी हम तैयार कर रहे हैं। स्टोरेज टैंकर्स मेडिकल कॉलेजेस में ऑर्डर दिए जा चुके हैं। ऑक्सीजनेशन प्लांट्स की व्यवस्था हो रही है। रिफिल कर सकेंगे क्या, उसके बारे में भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं। तब पर्याप्त मात्रा में अगर सिलेंडर्स हो जाते हैं, तब उस विकेंद्रीकरण की तरफ हम जा सकते हैं जो आप इशारा कर रहे हैं कि स्कूलों तक पहुंचना, वो बहुत ज्यादा विकेंद्रीकृत हो जाएगा। अगर हमने पीएचसी लेवल तक भी कर लिया प्रबंधन, तो ये संतोषजनक रहेगा। लोगों तक पहुंच के उनकी हालात की जानकारी लेना ये बहुत जरूरी है। नहीं, ठीक है आपकी बात, लेकिन उसमें आगे इसी विचार में एक विचार ये भी जुड़ रहा था कि जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को आप शामिल कर सकते हैं, उन लोगों को इन इलाकों में भेज सकते हैं। जो नर्सेज हैं या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जिनके पास अभी नौकरी नहीं है, उन लोगों को टेम्प्रेरी आप ले सकते हैं। इस तरह की बातें भी आ रही थी सर। हो जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया सर, वो ये कहा कि आप महाराष्ट्र मॉडल से सीखिए। और महाराष्ट्र क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित पहले दौर में था, दूसरे दौर में था, और महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी तरह से काबू पाया, कम से कम जो ऑक्सीजन को लेकर कमियां हो रही थी। आपको लगता है कि वहां से कुछ अच्छी बातें लेनी चाहिए छत्तीसगढ़ को? अवश्य, कहीं से भी जहां से हमको जानकारी मिल सके, जहां से हमको ज्ञान मिल सके, हमको गाइडलाइन मिल सके, अवश्य हम लेना चाहेंगे। ये तो इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है अगर कोई सोचे कि वो सब कुछ जानता है और सब कुछ कर लेगा। ये सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी चूक है। ऐसा हम लोग कभी सोचना भी नहीं चाहेंगे, सोचते भी नहीं। और चाहे वो केरला हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली जहां बहुत दबाव में है वहां की स्थिति हो, देश विदेश की बातें हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। राजस्थान भी अच्छा काम करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उड़ीसा भी अच्छा काम करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तमिलनाडु अच्छा काम करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो जहां जहां प्रबंधन बेहतर दिखता है, हम अवश्य हाथ बढ़ाते हैं और उनके अधिकारियों से, उनके जनप्रतिनिधियों से, ठीक है सर, और हम आशा ये करते हैं कि दूसरी लहर से भी आप निपटें और तीसरी लहर के लिए अपनी तैयारियां पुख्ता रखें, ताकि, क्योंकि मौतों के मामले में भी छत्तीसगढ़ टॉप 5 में आ गया है देश में, तेजी से जो मौतें हो रही हैं। बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए टी एस सिंहदेव जी, और आभार आपका, धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।